गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरल सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन कराने वाले हैं। जरा ध्यान रखें बेटा, कल मैंने इन चित्रों के बारे में आपको बता दिया गया था, आपको पता है अच्छी तरीका से, ठीक है। ये कौन अल्फा बना रहा है, कोई भी प्रकाशिक उपकरण नहीं है, यहां पर मैंने प्रकाशिक उपकरण को लगा रखा है। ओके, तब ये हमारा क्या बन रहा है बेटा, इमेज बन रहा है। कैसा है, आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, ओके, और वस्तु की ओर है। तो अब सबसे पहले मुझे आवर्धन क्षमता, क्योंकि इस लेंस को लगाने के तुरंत बाद क्या बढ़ी, आवर्धन क्षमता। कैसे बढ़ी, देखो ये वस्तु है, अब मैं इसको देख रहा हूं, मुझे धुंधली दिखाई दे रही है। कितना कोण बन रहा है बताओ, बोलो, अल्फा, अब बीटा। क्लियर। तो देखो बेटा, अब जैसे मैंने लेंस को पहनाया तो बीटा एंगल बन गया। अब देखें आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण किससे दर्शाएंगे बेटा, बीटा से, अपॉन वस्तु द्वारा, वस्तु कह लो या बिंब कह लो, बिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अल्फा। जबकि वस्तु अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि वस्तु आंख से कैपिटल डी दूरी पर स्थित हो। कितनी दूरी पर स्थित हो बेटा, कैपिटल डी दूरी पर। तो जरा देखें अब डेरिवेशन क्या होता है, या m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन ध्यान रखना, ये बनने वाले जो कोण है ना, बहुत छोटे छोटे हैं। कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं, बड़े कोण नहीं बन रहे, इसलिए ध्यान रखना। लघु कोणों के मानों के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा एप्रोक्सली 10 अल्फा, बीटा एप्रोक्सली 10 बीटा। इनकी वैल्यू पुट करें। ये 10 का रिलेशन क्यों लिया है, आधार मालूम है, लंब मालूम है, 10 का रिलेशन आएगा। साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि लघु कोणों के मानों में तो साइन भी तो आ सकता था, साइन नहीं दिया है। ओके ना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो देखो तब क्या होगा, देन m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। अब अल्फा की वैल्यू ले लें बेटा, तो देखो समकोण त्रिभुज, ये O मान लो, ये भी O है, ये भी O है। कहीं से देखो भैया, चाहे आप यहां से देख लो इसको, चाहे यहां से देख लो, बात एक ही है, जो बनने वाला कोण है वो तो यहीं पे बनेगा, ठीक है ना। दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण ही तो कहलाता है। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज देखें बेटा, ए बी ओ में 10 अल्फा का रिलेशन ले लें। 10 अल्फा बराबर लंब बोलो ए बी, आधार बोले कैपिटल डी, समीकरण नंबर 2, लंब बटे आधार, 10 अल्फा का रिलेशन। बीटा का देखें, बीटा का क्या लेना है, देखिए बेटा, इसको मिटा देता हूं, आपने नोट तो कर ही रखा है। चित्र में समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश ओ, वह समकोण त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान दें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं बच्चों।
समरूप की पहचान तीनों कोण समान हो। ध्यान रखना, 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तीन कोण सर कैसे समान है, या त्रिभुज में या मैं देखो बीटा कोण ओवेनिस्ट है ना दोनों में। दूसरी बात सॉरी, ये 90 और ध्यान रखना, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं ना तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली समान होता है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समरूप, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये सब जानते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें से ये छोटा वाला ले लेता हूं, तब समकोण त्रिभुज ABO में ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ये लंब आधा 10 बीटा का रिलेशन निकाले, लंब बोलो बेटा AB, आधार बोले U, इक्वेशन 3। अब दोनों समीकरणों से देखिए, समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रख दें तो देखिए बेटा, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर तो m इक्वल टू 10 बीटा AB अपॉन U, 10 अल्फा D अपॉन AB, टिच दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो m इक्वल टू क्या बचता है, D अपॉन U बचता है। ओके, अब इसमें चिन्ह पर पार्टी लगानी है। क्या लगाना है बेटा, चिन्ह पर पार्टी। तो जरा देखो, इसको नोट कर ले बेटा ढंग से। ये आपको समझ में आ गया ना सारा कुछ, बिल्कुल पक्का, साफ कर दूं। ये अब देखो भैया, कार्तीय चिन्ह पर पार्टी से, कार्तीय चिन्ह पर पार्टी से, तो देखो बेटा D की वैल्यू क्या होगी, आंख से न्यूनतम स्पष्टतम दूरी कैपिटल D, जो वस्तु रखी हुई है उसकी दूरी D है। दूरी को कहां से मेजरमेंट करना है, यहां से, वस्तु यहां है, कैसे जाएंगे बेटा, वस्तु से प्रकाश ऐसे जाएगा, मेजरमेंट ऐसे करने आएंगे, नेगेटिव होती है हमेशा, ध्यान रखना, UV माइनस, देखो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजरमेंट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, इस प्रकार से नेगेटिव आएगा, प्रकाश ऐसे जाएगा, प्रकाश हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, ये प्रकाश की दिशा है, इसकी दिशा है बेटा ये प्रकाश की जाने की दिशा। ओके, ये तो रफली वर्क कर रहा हूं मैं, आप मत लिखना ऐसे। अब इसमें मान रखने, मान रखने पर तो बेटा m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस D अपॉन माइनस U, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m बराबर D अपॉन, ये आता है हमारा आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो आपने यहां तक 2 नंबर का काम तो कर लिया है पूरा। अब कंडीशन में, ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आता है ना, तो इसको अच्छी तरीका से आप एक दो बार प्रैक्टिस करके आपको ढंग से ये काम करना है। ओके, नोट करें बेटा इसको ढंग से आप। हाँ देखिए बेटा, जो हमारे डेरिवेशन का फॉर्मूला आ गया था m बराबर D अपॉन U, फोर्थ इक्वेशन बना दी। यहां पर 2 स्थितियां संभव होती हैं, कौन कौन सी, वो हैं जब एक बार प्रतिबिंब d दूरी पर बने और एक बार प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये 2 केसेस हम लेकर के चलते हैं, ध्यान रखना बेटा। न्यूनतम हम कितनी सेंटीमीटर तक देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर के लिए, ये नॉर्मली है, बच्चों के लिए और कम होता है, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हम उसकी बात करते हैं पूरी फिजिक्स में। ओके, तो देखो बेटा ये 25 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक जब मैं देखूंगा ना, इससे थोड़ा सा 25 तक देखूंगा तो मेरी आंखों पर तनाव रहता है। 25 से जैसे मैं कम करूंगा ना तो आंखों में क्या रहेगा, तनाव,
जो पश्चिमी पेशी है उनमें संकुचन रहेगा, और 25 से जैसे ऊपर देखेंगे कोई आंखों में संकुचन नहीं रहता है। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखें बेटा। तो इसे जब प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि, या जो कह लो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है, और डी पर बनेगा, आंख पर क्या रहेगा बेटा? तनाव रहेगा। इसीलिए इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? तनाव अवस्था कहते हैं। तो कार के चिन्ह पर पाटी से लगा लो, इसमें चिन्ह पर पाटी लगा लें, डी का मान हमेशा -d। अच्छा, कहां पर बने प्रतिबिंब? आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी डी पर, डी का मान हो गया। अच्छा, बी का मान बेटा -b, और एफ का मान पॉजिटिव एफ आएगा। क्यों आता है? क्यों आता है बोलो? क्यों आएगा एफ का मान? इसलिए आएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? देखो बेटा, तो ये मान लिख दिए, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b से, तो b की वैल्यू -d, वस्तु u की वैल्यू -u, f का मान f, ठीक है ना। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र लगाएं, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। चिन्ह पर पाटी लगा दी, इसमें वैल्यू पुट कर दें जरा, इसका वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो 1/f पॉजिटिव, v की वैल्यू बोले -d -1/-u, u की वैल्यू -u है ना। d का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, d का दोनों पक्षों में गुणा करने पर d/f = -1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस d/u, d/u, या इधर लिया पक्षांतरण करके बेटा, d/u बराबर, ये इधर गया तो प्लस का हो गया 1 + d/f। समीकरण 4 से देखें, 4 से तो देखो बच्चों, d/u किसकी वैल्यू है बेटा? m की। तो मैं यहां लिख सकता हूं कौन सी अवस्था का m है? तनाव अवस्था का 1 + d/ क्या हो जाएगा? f। ये इक्वेशन आती है जब अंतिम प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी d पर बनता हो। ओके, इस प्रकार से कंडीशन करनी है। यही कंडीशन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में है, यही कंडीशन दूरदर्शी में है। इसका विशेष ध्यान रखें, इस लाइन को ना भूलें, इस स्टेप को ना भूलें। सेकंड केस हो रहा है, इसको नोट करें बेटा जरा। हाँ देखिए बेटा, सेकंड केस अभी बता रहा था, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर मतलब 25 से ऊपर ऊपर आगे जब जाएंगे, क्या आंख पर कोई तनाव रहेगा? नहीं रहेगा, आंख नॉर्मल कंडीशन में होगी। इसीलिए इस अवस्था को श्रांत अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं बच्चों? श्रांत अवस्था। क्लियर? तो कार्तीय चिन्ह पर पाटी से जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b से, तो b - अनंत। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु कहां रखी होगी? फोकस पर। और फोकस बिंदु की जो दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र से, ये O है ना, मान लो इमेज मेरा फोकस पर बन रहा है, वस्तु कहां रखी है? सॉरी, फोकस पर रखी है, ठीक है ना। कहां रखी है वस्तु? फोकस पर। तो ये फोकस दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो u बराबर f में लिखेंगे। अगर वस्तु आपकी फोकस बिंदु पर रखी है तो उस दूरी को क्या कहेंगे आप? फोकस दूरी। u बराबर f। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो m क्या कहूंगा इसको? कौन सी अवस्था बेटा? श्रांत अवस्था। और d/f, ये फॉर्मूला आता है, कोई डाउट नहीं है ना बेटा। यहां हेयर d कैसा है? 25 सेंटीमीटर है, कांस्टेंट है, नियत है ना, कांस्टेंट है। तो देखो m का रिलेशनशिप क्या आता है? 1/f। इसका मतलब जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी ना, अब आपकी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? क्या रिलेशन है कि फोकस
ज्यादा होगा, मैग्नीफिकेशन पावर उतनी ही अधिक होगी। इसलिए बच्चों अगर अपन को वस्तु साफ देखनी है, अच्छी देखनी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा, और फोकस दूरी कम होगी उसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज्यादा होगी, आवर्धन क्षमता मैक्सिमम होगी। तो देखो अब मैं शुरू में मैं पढ़ा रहा था ना, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को, कम फोकस दूरी, इसीलिए तो मैंने फोकस दूरी को कम लिया है। फोकस दूरी कम होगी तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर मतलब आवर्धन क्षमता मैक्सिमम होगी। ओके बेटा, अच्छा तो ये टॉपिक को आप ढंग से दो बार करके जरूर देखें बेटा, ठीक है ना। आगे के टॉपिक तभी समझ में आएंगे जब आपने सरल सूक्ष्मदर्शी को ढंग से पढ़ लिया होगा। ओके, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर आपने इसमें मिस्टेक की, आपने लापरवाही की, ये मान लेना आगे के डेरिवेशन कुछ भी समझ में नहीं आने वाले हैं। और इनमें से जरूर एक क्वेश्चन 100% आता है 4 नंबर का, चाहे ये आए चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा जरूर, पक्का है बेटा। ओके, इस बात का ध्यान रखो। अब लेकिन इसकी जो आवर्धन क्षमता है ना एक लेंस की, जनरली बहुत कम होती है, लगभग 9 से कम होती है। आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना। क्यों? दोनों डिस्टेंस है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, मीटर से मीटर कट गया, और मात्रक ही। ओके, इसका जो आवर्धन होती है ना, आवर्धन क्षमता वो 9 से कम होती है, लेकिन हमको 9 से ज्यादा प्राप्त करनी है, इसलिए हम एक लेंस के स्थान पर 2 लेंस काम में लेंगे, जो कि हम कल पढ़ेंगे, और उसको कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या और दूरदर्शी। 2 लेंसों का संयोजन एक संयुक्त में भी होगा और दूरदर्शी में भी होगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।